हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी पंकज आडवाणी, ऑप्शन सी भानु अथैया या फिर ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद। दोस्तों, याद रखिएगा कि पद्म विभूषण सबसे पहली बार जिस खिलाड़ी को दिया गया था उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो याद रखिएगा विश्वनाथन आनंद थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑस्कर अवार्ड भारत की तरफ से सबसे पहली बार किसे मिला था, तो याद रखिएगा भानु अथैया को मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस जीव के कान उसके पैरों पर होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, चींटी, ऑप्शन बी टिड्ढा, ऑप्शन सी हाइड्रा या फिर ऑप्शन डी मधुमक्खी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टिड्ढा। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो टिड्ढा है वो आर्थ्रोपोडा संघ में आता है और इसके पैरों पर इसके कान स्थित होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, तो याद रखिएगा हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र जो है वो नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, दार्जिलिंग, ऑप्शन बी कुर्ग, ऑप्शन सी शिमला या फिर ऑप्शन डी ऊटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुर्ग। दोस्तों, याद रखिएगा कुर्ग जो कि कर्नाटक में है, इसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो ये ऐसे स्थान पर है जिसके चारों तरफ पहाड़ियां हैं, बहुत ही अच्छा वातावरण है और यहाँ पर बहुत से लोग पर्यटक के रूप में आते हैं, तो इसीलिए इसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑफियोलॉजी, ऑप्शन बी अर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी या फिर ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी। दोस्तों, याद रखिएगा कि कीटों का जो अध्ययन होता है उसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है। जो पक्षियों का अध्ययन है उसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, फेफड़े, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क या फिर ऑप्शन डी आमाशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो यकृत यानी कि जो लीवर है, इसे मानव शरीर का रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूरिया का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है, तो यकृत में होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत है। अगला क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसे देंगे? ऑप्शन आपके सामने है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों, याद रखिएगा कि यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता कम करती है? ऑप्शन आपके सामने है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों, याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है, जो कि पेट्रोल चलित वाहनों से निकलती है और अगर ये रक्त में मिल जाती है तो ये क्या करती है, ये जो हीमोग्लोबिन है उससे भी लगभग 140 गुना तेजी से मानव शरीर के रक्त में घुल जाती है और इससे इंसान की मौत भी हो जाती है। तो याद रखिएगा, ये रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता कम कर देती है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है, फातिमा बीबी, ऑप्शन बी हिमा कोहली, ऑप्शन सी लीला सेठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लीला सेठ। दोस्तों, याद रखिएगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश और भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की कौन थी? तो लीला सेठ थी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन दोनों का आंसर एक ही है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो आपका आंसर हो जाएगा
फातिमा बीवी। मैंने आपसे कहा है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। मैंने मुख्य न्यायाधीश नहीं कहा है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, तो याद रखिएगा रमा देवी थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि तेलंगाना की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, तो याद रखिएगा हिमा कोहली है। अगला क्वेश्चन, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी मैलिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैलिक अम्ल। दोस्तों याद रखिएगा कि सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जो सिरका है सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और हमारे आमाशय में यानी कि स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी फ्रेडरिक सेंगर, ऑप्शन सी लिनस पॉलिंग या फिर ऑप्शन डी रोजर कॉर्नवॉग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेडरिक सेंगर। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन है, तो फ्रेडरिक सेंगर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भौतिक और रसायन दोनों क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो याद रखिएगा मैडम क्यूरी है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन आपके सामने है मस्तिष्क, ऑप्शन बी मेरुरज्जु, ऑप्शन सी हृदय या फिर ऑप्शन डी वृक्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरुरज्जु। दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने कभी भी आप रास्ते से जा रहे हैं और आपने अचानक से अपने पैर के पास सांप देख लिया, तो अचानक से आपका पैर पीछे हट जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं और अचानक आपके हाथ में या कहीं पर भी कांटा चुभ जाता है, तो अचानक से आप क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। तो याद रखिएगा इसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो इसका संचालन मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? ऑप्शन आपके सामने है मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी फेफड़े या फिर ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थि मज्जा। दोस्तों याद रखिएगा कि लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसीज का जो निर्माण अंग होता है वो अस्थि मज्जा होता है, यानी कि हमारे अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसीज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, पूर्व का एथेंस किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कोच्चि, ऑप्शन बी मदुरै, ऑप्शन सी पटना या फिर ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदुरै। दोस्तों याद रखिएगा कि पूर्व का एथेंस मदुरै को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा मदुरै। और अगर आपसे पूछा जाता है कि त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा मदुरै। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कशुरिकी प्राणी है नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है पक्षी, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन सी घोंगा या फिर ऑप्शन डी स्तनधारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घोंगा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो घोंगा है वो कशेरुकी प्राणी नहीं है, क्योंकि कशेरुकी प्राणी किन्हें कहते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी एक तरीके से कह सकते हैं, जिनमें हड्डियां पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि मछली, पक्षी और स्तनधारी इन सब में पाई जाती है, लेकिन घोंगे में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अंटार्कटिका या फिर ऑप्शन डी यूरोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंटार्कटिका। दोस्तों याद रखिएगा कि जो दक्षिणी गंगोत्री है वो एक अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है और ये कहाँ पर है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से हिमालय का कौन सा भाग सबसे उत्तर में है? ऑप्शन आपके सामने महान हिमालय, ऑप्शन बी मध्य हिमालय, ऑप्शन सी ट्रांस हिमालय या फिर ऑप्शन डी शिवालिक हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांस हिमालय। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हिमालय है, हिमालय को अगर हम देखें तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय, उसके बाद आपको मिलेगा महान हिमालय, उसके बाद आपको मिलेगा मध्य हिमालय और सबसे नीचे मिलेगा आपको शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है वो सबसे उत्तर में है। अगला क्वेश्चन, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। दोस्तों याद रखिएगा कि 7 टापुओं का जो नगर है वो मुंबई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने है नेपाली, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी डोगरी या फिर ऑप्शन डी हिंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डोगरी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत भारतीय संविधान में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिनमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली ये 4 भाषाएं हैं।
तो इसमें डोगरी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि डोगरी किस राज्य की भाषा है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर की भाषा है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, तो याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा अंग है जो शरीर में जल संतुलन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन आपके सामने है वृक्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी फेफड़े या फिर ऑप्शन डी यकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वृक्क। दोस्तों याद रखिएगा कि जो वृक्क है यानी कि जो किडनी है, ये हमारे शरीर से अनावश्यक जल को मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है, इसीलिए कहते हैं कि यह शरीर में जल संतुलन के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? ऑप्शन आपके सामने कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी लाइकेन या फिर ऑप्शन डी बैक्टीरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइकेन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो लाइकेन है इसे कहते हैं वायु प्रदूषण संकेतक, क्योंकि जहां पर भी वायु प्रदूषण होता है वहां पर लाइकेन अपना रंग चेंज कर लेते हैं और पता चल जाता है कि यहाँ पर वायु प्रदूषण है। अगला क्वेश्चन, वेदांगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है 4, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 18 या फिर ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6 है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 18 है। अगला क्वेश्चन, लौह की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने स्कर्वी, ऑप्शन बी ग्वाइटर, ऑप्शन सी पोलियो या फिर ऑप्शन डी रिकेट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिकेट्स। दोस्तों याद रखिएगा कि लोहे की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग हो जाता है, और जो वायरस है वायरस की वजह से पोलियो रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।